नमस्कार। फ्लाइट इन पब्लिकेशन आप सभी का स्वागत करता है हमारे एक नए बुक लॉन्च पे। ये बुक लॉन्च होने वाला है हमारी पहली पोइट्री बुक का, जो कि फ्लाइट इन पब्लिकेशन के लिए एक नई शुरुआत है। और जिस लेखक के लिए ये नई शुरुआत है, ये उनकी पहली पोइट्री बुक है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस लाइव के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें हमारे साथ, ऑथर्स के साथ, और अपने सवालों को आगे रखें। लाइव को ज्वाइन करते ही के साथ कोशिश कीजिएगा कि इस लाइव के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें, और आपके जो शेयरिंग होगी उसी से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ये सेशन और ज़्यादा इंटरेक्टिव और अच्छा बन पाएगा। तो मैं आप सबके भी स्वागत करना चाहूँगा विनोद दुबे जी का। नमस्कार विनोद दुबे जी। हाय जयंत, नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपकी पहली पोइट्री बुक वीकेंड वाली कविता अब अमेज़न पे इंडिया पे अवेलेबल है, और जो लोग सिंगापुर में खरीदना चाहते हैं वो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो किताबें बन के तैयार है पाठकों के पास पहुंचने के लिए। उससे सबसे पहले जो सवाल यही रहता है कि पोइट्री बुक क्यों? आपने तो पहले एक अच्छा खासा नॉवल लिखा है इंडिया पर, जिसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, पसंद किया। पोइट्री से आपका लगाव कैसे बनता है? ये शुरुआत कहाँ से होती है? पोइट्री आपके जीवन में कहाँ से आती है? जयंत, ये सवाल बहुत लोगों ने मुझसे एक्चुअली पूछा है कि पोएट्री बुक क्यों। तो एक्चुअली मैंने अपनी किताब के प्रकथन में भी लिखा है ये चीज़ बहुत क्लियरली कि मुझे हिंदी लिखने से मतलब है और मुझे हिंदी लिखने का शौक रहा है। पोएट्री मैं बोलूँगा कि गद्य लिखना एक है, पोएट्री में थोड़े और चैलेंजेस रहते हैं, आपको राइमिंग्स या थोड़ा कम शब्दों में लिखना होता है। बट पोएट्री मैं शुरू से ही लिखता रहा हूँ, और पोएट्री मैराथन जैसी लंबी रेस, नॉवेल तो एक मैराथन का रेस है, और पोएट्री छोटा छोटा रेस होता है कि आप बैठे और एक सिटिंग में आपने एक पोएट्री लिख दी। तो शुरू से ही मैं पोएट्री लिखता रहा था। नॉवेल मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मैं यहाँ आया तो मैंने नॉवेल लिख दिया, और नॉवेल लिखा तो लोगों को लगा कि मुझे सिर्फ नॉवेल ही लिखना चाहिए। पर उतना समय और उतना बहुत मुश्किल हो रहा था मिलना मेरे लिए, और वो एक दिन में हो भी नहीं सकता था। तो साथ के साथ मैं पोएट्रीज लिखता रहा, और सिंगापुर में यहाँ जो भी मंच है हिंदी के, वहाँ मेरी पोएट्रीज काफ़ी पसंद की गई, काफ़ी वाहवाही मिली उनको। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार, पोएट्री भी मैं ख़राब नहीं लिखता हूँ, इसको लिखा जा सकता है रेगुलरली। फिर चूंकि मैं हमेशा चाह रहा था कुछ क्रिएटिव करता रहूं, और ये कोरोना का टाइम आया तो काफ़ी समय मिला मुझे। और उस दौरान ये मैंने सोचा कि अगर हम कुछ रूटीन बना लें हुँ, तो हुँ। कम से कम ये कंफर्म रहेगा कि मैं लिखूंगा ही नहीं, तो फिर मैं उस मूड पे डिपेंड करूंगा कि कब ऐसा टाइम आया, या फिर उस जोन में गया, या कोई सिचुएशन ऐसी हुई मेरे साथ कि मुझे लिखना चाहिए। तो फिर वहीं से वीकेंड वाली कविता का जन्म हुआ कि हर हफ्ते मेरे लिए एक चैलेंज ऐसा है, कि क्रिएटिव चैलेंज है कि मुझे बैठना है और एक अच्छी सी पोएट्री लिखनी है। तो पोएट्री लिखता मैं हमेशा से था, लेकिन इतना रेगुलर नहीं लिखता था। ये कोरोना के टाइम पे ये मेरा खुद का ही क्रिएटिव डिसिप्लिन था कि मैं एक लगातार लिख सकूं, और फिर इसी करेक्ट। तरह मैंने शुरू किया लिखना। तो कहीं न कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह का हमारा आजकल का जीवन है, चाहे वो हमारा भाषा के प्रति कितना भी अगाध प्रेम रहा हो, पर उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत होती है डिसिप्लिन की, कि आप उसको, चाहे वो नॉवल हो या पोएट्री हो, एक समय देकर लिखते रहें। और क्योंकि बिल्कुल। शब्दों का खेल है, तो इन शब्दों को निखारने में भी वक़्त लगता है। तो ये 52 कविताओं का संग्रह है वीकेंड वाली कविता, क्योंकि 52 ही हफ्ते होते हैं पूरे साल भर में। 52 ही वीकेंड कह सकते हैं कि वो हमारे जीवन में आते हैं। तो बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में 24 घंटे हैं, या हमारी ज़िंदगी में 365 दिन हैं, वीकेंड हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 52 है। वीकेंड का आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व रहा है, और तो आपको ये टाइटल कहाँ से मिला कि ये वीकेंड वाली ही कविता रहेगी, इसका और किसी दिनों से कोई लेना देना नहीं? हाँ, एक्चुअली मैं कुछ सोच रहा था। जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की तो मुझे लगा कि चैनल का कुछ नाम रख रख देते हैं यूट्यूब में। तो हिंदी के अच्छे अच्छे शब्द लोगों ने सजेस्ट किए, पर ये मेरी पत्नी का एक्चुअली सजेशन था, ये शब्द कि आप जो मतलब आप वीकेंड में ही लिख पाते हैं, बाकी दिन आप ऑफिस से काम में बिजी रहते हैं। तो कम से कम आपकी बड़ी कैजुअल सा नाम रहेगा, और लोगों को इस नाम से एक उम्मीद रहेगी कि वीकेंड में कविता आएगी।
और इसी सही। बहाने आपके ऊपर भी एक पॉजिटिव प्रेशर रहेगा कि वीकेंड आ रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं तो कुछ लिखिए। तो वहीं से वीकेंड वाली कविता आई। और इनफैक्ट वीकेंड को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वीकेंड का। इस नाम के जरिए मैंने वो भी कर्ज अदा करने की कोशिश की है, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में और आजकल तो 90s के बाद वाली जनरेशन जो हमारी जो पढ़ने आए, नौकरी की, आपको पता ही है कि जॉब बहुत प्रेशर है। 9 to 5 नहीं रह गया, अभी 7 to 7 जैसा हो गया है जॉब हम लोगों का। तो बाकी दिन तो जैसे बोलते हैं कि गन्ने को 2 बार डाल दिया मशीन में, पेर दिया तो जूस का एक कतरा भी नहीं बचता है, वही हालत होती है। वीकेंड ही टाइम मिलता है कि जब आप आपकी जो आपका ओरिजिनल बंजर जमीन है वहां कुछ पानी देके कुछ कुछ अंकुर प्रस्फुटित कर सके। तो सिर्फ वीकेंड में ही आप भागते हैं अपनी ओरिजिनल दुनिया से और कहीं वहां जाना चाहते हैं जहां आपको सुकून मिलता है। और इसीलिए मैंने वीकेंड वाली कविता नाम रखी थी, क्योंकि उसको इट्स जस्ट अ वे टू थैंक वीकेंड कि तुम हो, और इसलिए चलो, ये नौकरीशुदा ये लोग भी कब कुछ लिख पा रहे हैं। तो बिफोर हम आगे बढ़ें, काफ़ी लोग हमसे जुड़ गए हैं, ये सेशन भी चल चुका है 5 मिनट। तो मैं चाहता हूँ कि जो किताब का कवर है, जो बुक है, वो आप पाठकों को दिखाएं, और उस बुक के फर्स्ट लुक के बारे में आपका क्या नज़रिया है वो भी शेयर करें। बिल्कुल। थिंक मुझ तक किताब आ गई है, उसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहूंगा जैन। ये किताब है, मैं हाँ, दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, दिख रही है? जी जी, थोड़ा सा पीछे ले लीजिए। जी जी, शायद अब दिख रही है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं ये भी कहूंगा कि इसका जो कवर पेज है ये भी तुमने मेरे ही हिसाब से बनाया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। बेसिकली मैं इसमें भी वीकेंड का मैं फ्लेवर चाहता था। मैं चाहता था बिल्कुल। कि उसमें लैपटॉप, चश्मा लगा हुआ इंसान, और यहाँ पे कैलेंडर की भाई अगले हफ्ते मुझे ये करना है, और हम्म। वो सारी उलझने दिखें इस पेज में। उसमें लगे कि ये सिर्फ ऐसी ही नहीं है कि आप बस बैठे हो किसी पेड़ के नीचे और अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, आपके अच्छे चारों विचार, तरफ चीजें गिरी हैं और उसमें से आपको ये कविता लानी है। तो ये वीकेंड वाली मॉडर्न डे कविता वर्जन। है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसका पीछे वाला वर्जन है, जहाँ कुछ हम्म। किस तरह से लिखी गई इसके बारे में। बहुत अच्छा। तो आप ये पढ़ के बताएंगे पाठकों को कि ये किताब के पीछे क्या लिखा है, जिसके थ्रू ये जज कर पाए कि ये किताब उन्हें लेनी चाहिए या नहीं, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा क्यों बने। अ, पीछे का मतलब कुछ चीजें मैं बता सकता हूँ इस किताब के बारे में। बेसिकली पीछे एक एक आई थिंक तुमने ही चुना था, तुम्हें ये पसंद आया था काफी, कि सुबह का वक्त कपाल भाती में गुजारा तो चाय पर पत्नी के विचार छूट गए, कॉर्नफ्लेक्स और फ्रूट प्लेट में रखे तो आलू के पराठे और नींबू के अचार छूट गए। तो न वाह। जिंदगी की ये छोटी बड़ी मुश्किलें बदलती हैं और न हम बदलते हैं, कविताएं सिर्फ इन्हें देखने का नजरिया बदल देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये जो लाइन इसीलिए लिखी गई थी कि हम लोग कुछ भी सब कुछ मिल नहीं पाता है जिंदगी में, कुछ ना कुछ छूट बिल्कुल। जाता है, कुछ मिलता है। और बहुत चाहे कितनी प्लानिंग कर ले हम कि 2 साल बाद ये हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, और हम देखते हैं कि सब कुछ एकदम ही नया सा हो गया है। तो उसकी अगली लाइन ये है कि लाख कोशिशों और योजनाओं के बावजूद जैसे हम अस्त व्यस्त सी जिंदगी जीते हैं, ठीक उसी तरह इस संग्रह की कविताएं भी बेतरतीब विषयों पे हैं। ये किसी एजेंडा की कविताएं नहीं है कि भाई इसमें सिर्फ आप प्रेम रस की मिलेंगी आपको, या फिर मैं विदेश में रह रहा हूं तो उसकी मिलेंगी। ये जैसी मेरी लाइफ गुजरती जा रही थी, कभी होली दिवाली आई उसकी फीलिंग आई तो वो लिख दिया, आम का मौसम आया तो आम के बारे में लिख दिया, सावन आया तो बचपन में नाव की याद आ गई वो लिख दिया। तो जैसे बेतरतीब जिंदगी है हमारी, वैसे ही इसकी कविताएं हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी जो लाइफ है, जहां हम रोज सुबह से शाम आटे दाल और अपनी अपनी परिवार के उहापोह में रहते हैं, तो कई बार इसकी लाइन है कि कई बार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी नीरस हो जाती है जैसे किसी काली सड़क पर पड़ा कोई जेठ की दोपहरी में टीन का डब्बा। तो टीन का हाँ। डब्बा वो है जो मतलब एकदम ही बेसहारा, मतलब उसकी जिंदगी बस ऐसे चल रही है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, उसको वहां पे छोड़ दिया गया है। तो मेरी कोशिश है कि जब आप इस किताब को पढ़ें, क्योंकि ये किताब उसी जिंदगी से निकली किताब है, तो जब इसको पढ़ें तो आपकी उस जेठ की निरस्ता को बसंत की नजर लग जाए। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि जब भी वीकेंड में कभी फुर्सत मिलती है, किसी ट्रेन के सफर में, किसी एग्जाम के बाद वाले दिन आप पढ़ें तो शायद थोड़ा सुकून मिले आपको, जिंदगी को देखने का एक नजरिया मिले। बहुत खूब। तो मैं चाहूँगा पाठकों के साथ, हमने एक अच्छा खासा मेहनत करके पहली बार एक ट्रेलर बनाया है, और
मैं ये ट्रेलर आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप ये ट्रेलर देखें और कमेंट्स में हमें बताएं कि ये ट्रेलर देख के आपको कैसा महसूस हुआ, आप कितना इसको अप्रिशिएट कर पाए। सुबह का वक्त कपालभाति में गुजरा तो चाय पर पत्नी के विचार छूट गए। कॉर्नफ्लेक्स और फ्रूट प्लेट में रखे तो आलू के पराठे और नींबू के अचार छूट गए। न जिंदगी की ये छोटी बड़ी उलझनें बदलती हैं, न हम बदलते हैं। कविताएं शायद थोड़ा सा वीडियो अटक रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ एक सेकंड। विनोद जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, वीडियो अटक रही थी। वो एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो अपलोड होने की वजह से वो सिर्फ थंबनेल ही बात दिख रहा था, तो मैं इसको वापस से शुरू कर दे रहा हूँ। बिल्कुल। जी। सुबह का वक्त कपालभाति में गुजरा तो चाय पर पत्नी के विचार छूट गए। कॉर्नफ्लेक्स और फ्रूट प्लेट में रखे तो आलू के पराठे और नींबू के अचार छूट गए। न जिंदगी की ये छोटी बड़ी उलझनें बदलती हैं, न हम बदलते हैं। कविताएं बस इन्हें देखने का नज़रिया बदल देती हैं। लाख योजनाओं के बावजूद जैसे हम अस्त व्यस्त सी जिंदगी जीते हैं, ठीक उसी तरह इस संग्रह की कविताएं भी बेतरतीब विषयों पर लिखी गई। कई बार हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल नीरस हो जाती है, जैसे जेठ की दोपहरी में सड़क पर पड़ा लावारिस टिन का डब्बा। इसी ज़िंदगी से निकली इन कविताओं को फुर्सत के पलों में पढ़िएगा। क्या पता उस जेठ की नीरसता को बसंत की नज़र लग जाए। जी, आई थैंक थिंक यू थोड़ा आप सा सभी का। हाँ, वो वीडियो थोड़ा ग्लिच हुआ है। हाँ, तो मैं जैन आप सबकी सुविधा के लिए ये बुक ट्रेलर इस लाइव के बाद रीपोस्ट करूंगा और आप इसे देखें और देखें, अप्रिशिएट करें कि हमने किस तरह से शब्दों के साथ वीडियो को पिरोया है, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस इन फ्यूचर आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो कमिंग बैक टू वीकेंड वाली कविता, किताब के अंदर के कुछ पन्ने आप दिखाएं पाठकों को और बताएं कि किताब किस तरह से कविताओं में बटी होने के बावजूद भी आपके जीवन के कई चेहरों को लेके आती है, और उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से भागों में डिवाइड किया है। एक्चुअली जयंत, मैं मतलब कोई भी लेखक कोई किताब लिखता है तो चाहे कितना भी वो मुखौटा पहन ले, कहीं ना कहीं किताब उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। कहीं ना कहीं उस एक किताब उसके उसके अपने अनुभव और व्यक्तित्व से संवाद करती है। तो इस किताब में अगर कहूँ तो दो तीन चीजें हैं जो बहुत लोगों को दिखेंगी। जैसे सबसे पहला एक कविता है, उसकी दो तीन लाइनें पढ़ देता हूँ। मैं ओरिजिनली बहुत यूपी में भदोही एक जिला है, वहाँ का छोटा सा गांव है बरवा, वहां से आता हूँ। और गांव में मैंने बहुत लंबा अरसा जिया है, जब तक कि मैं बाहर ही नहीं आ गया। तकरीबन मैं सिंगापुर आ गया तब तक मैं गांव में ही रहता था। तो गांव इसमें बहुत झलकेगा, आपको बहुत झलकेगा। जैसे एक लाइन है कि मुझे याद भी है, वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि बनियान में एक आध छेद, जूते की तली का थोड़ा सा उखड़ना, ये इसकी परवाह नहीं करते हैं। ये गांव के लड़के हैं, शहर विदेश कहीं भी चले जाएं, इनके भीतर का गांव नहीं मरता। वाह वाह। तो एक ये है जो गांव दिखेगा आपको, बहुत जगह दिखेगा। दूसरी अगर अगर देखें तो तीन चीजें मैं कहूंगा जो मेरी लाइफ से बहुत इसमें प्रभाव है। दूसरी है मेरा समंदर का जीवन। मैं मर्चेंट नेवी में रहा, ये बड़ा कॉमन नहीं है इंडिया में, मर्चेंट नेवी कोई बहुत कॉमन प्रोफेशन नहीं है। और मैं तकरीबन 12 साल समंदर में ही रहा। तो मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा इसलिए क्योंकि कई लोग नहीं समझ पाएंगे, बट एक लाइन में उसको मैं समअप करूंगा कि ना समझे पंडित और ना समझे काजी, ना समझे पंडित और ना समझे काजी, एक एक जहाजी का दर्द दिल समझे तो बस दूसरा जहाजी। ये कविता भी है, हाँ एक कविता भी है उसमें। और एक आखिरी चीज जो मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि पिछले 7 सालों से मैं सिंगापुर में हूँ, और कोरोना आ गया तो करीब 2 साल से मैं गया भी नहीं इंडिया। तो
मतलब एनआरआई का तमगा तक मिल चुका है, और मिल ही उस चुका है। तमगे के, हाँ, उस तमगे के अपने प्लसेस और माइनसेस होते हैं। कोई भी चीज दूर से अच्छी लगती है तो उसकी भी काफी उसमें झलक दिखेगी। जैसे मैंने 4 लाइनें लिखी हैं कि वहां भी हम नहीं पूरे, वहां भी हम नहीं पूरे, यहाँ अब भी आभासी हैं, कहीं का जन्म है अपना, कहीं के हम प्रवासी हैं। वाह वाह! तो ये मतलब जो, मैं हाँ, आपके शब्दों का जो कायल हुआ हूँ पढ़ने के दौरान इन कविताओं को। ये कविताएं, ये किताब बहुत सहज तरीके से इसलिए शुरू होती है क्योंकि सबसे पहले नमन करती है हमारे कलमकारों को, जो हमसे पहले लिख गए, जिन्होंने भाषा क्या होती है, शब्द क्या होते हैं, संवाद क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, वो हमें बताए, सिखाए। और उसके बाद ये धीरे धीरे आपके विचारों से होते हुए आपके जीवन के बीच में उतरती है। तो मैं इसको एक आपके जीवन का दर्पण कह सकता हूँ कि जिन्होंने भी विनोद दुबे जी को इंडिया फॉर्म में पढ़ा है, वो इनके फैन हैं, वो अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो वो ना सिर्फ कविताएं पढ़ेंगे, वो एक आदमी का जीवन भी पढ़ेंगे कि वो किस तरह से गांव को होके भी आज गांव का नहीं है। और ये उपलब्धियां भी कही जा सकती हैं, और कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, जिस तरह से आपने बनारस का जिक्र किया है। मतलब मुझे याद नहीं आता है कि किसी, मतलब बनारस पे किताबें लिखी गई हैं, आपने कविता लिखी है और उसमें करीब करीब वो सारा बनारस लिख दिया है, जिस बनारस की बात पढ़ने के लिए लोगों को 200 पन्ने खपाने पड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आपके जीवन में जो संघर्ष आते हैं कि मैं बुद्ध हो जाना चाहता हूँ, उस तरह की कविताएं भी पढ़ने को पाठकों को इसमें मिलेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पाठक जब इसे कविता की किताब के तौर पे देखते हैं तो वो इसमें अपने लिए क्या पाते हैं और ज्यादा? तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही, जैसे अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखो जैन, तो मुझे नहीं लगता कि मेट्रो में सब रहते हैं। छोटा बिल्कुल शहर या सही। गांव, बहुत बड़ा पॉपुलेशन। दूसरा, 90 के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ इंडिया का, लिबरलाइजेशन हुआ इकोनॉमिक, हम सब के अंदर वो सरकारी नौकरी का वो खत्म होके सबको बाहर जाना है, पैसे कमाने हैं और इकोनॉमिकली बेहतर होना है। तो ये छटपटाहट उस सारे जनरेशन में रही है। तो हम बाहर भी आए, पैसे भी कमाए, और उसके अपने प्लसेस माइनसेस हैं, वो उलझन, और वो छोटे शहर से आके बड़ी जगह पे अपने आप सामंजस्य बैठाना। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े यूथ के लिए जो इसी तरह के उलझन से जूझ रहा है, बहुत सी कविताएं बहुत हद तक उन्हें अपनी से लगेंगी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक सर्दियों का जिक्र है जिसमें मैंने कहीं लिखा था कि दादाजी का मुगलिया टोपा। और वो मुगलिया टोपा एक ऐसा है कि, तो मेरा एक दोस्त है बॉम्बे में, और वो उसने बोला कि उसके बच्चे बेटे को समझ ही नहीं आया कि क्या है ये। और मुगली। वो बहुत खुश था इस बात से कि कम से कम मैंने ये लिखा है कि ये बचा बचा रहा कहीं। बचा तो रहे। उसने ड्रा करके अपने बेटे को समझाया कि ये होता है मुगलिया टोपा। तो इस तरह की चीजें मैंने कोशिश की है कि इसमें रहे कि वो हमारी जनरेशन जो है इसके साथ जी ले अपनी जिंदगी, बिल्कुल। वो महसूस कर ले। तो अमूमन जो कविता संग्रह होते हैं उनमें लेखक के जीवन का बहुत बड़ा संग्रह होता है, पर ये पहला ऐसा कविता संग्रह मुझे नजर आया जिसमें विनोद जी ने बहुत चुनकर सिर्फ 52 कविताएं चुनी हैं, जो उनके जीवन का दर्शन देती हैं। वो मौसमों की बात करती है, वो बात करती है हमारी दिनचर्या की, वो बात करती है हमारे जीवन में घटे सबसे बड़े पैंडेमिक की, कोरोना की, कि उससे हमारा जीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हुआ। वो नमन करती है उन सभी श्रेष्ठ कलमकारों को जिनकी वजह से आज हम भाषा को इतना प्रेम करते हैं। मैं विनोद जी जाते जाते आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप पाठकों से क्या कहना चाहते हैं इस किताबों के बारे में, और पाठक अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी विनोद जी। एक तो मुझे मुझे लगता है कि हिंदी बहुत, कोई भी भाषा बहुत प्यारी भाषा है। अगर मैं जनरली सबसे कहूं तो यही कहूंगा कि हमें पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। जी। और ये जो साहित्य या संगीत, या हम लोग एक तो फैक्ट्री से निकले टाइप के लोग हैं जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना था और हमें इंजीनियर बन जाना था और पैसे कमाने थे।
लेकिन उस दौड़ में हम भूल गए कि ये जो ह्यूमैनिटीज हैं, चाहे वो हिंदी हो या सोशियोलॉजी हो, ह्यूमैनिटी का एक अलग जगह है और वो कभी खत्म नहीं, कोई भी इनोवेशन या कोई भी मशीन उसको खत्म नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि हमें पाठकों को स्पेशली, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि इंडियापा को बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत लोगों से मुझे रिव्यूज मिले, तो अच्छा लगा, मुझे भरोसा जगा। एंड ऑफ द डे हम इससे कुछ नहीं, हम अपनी जीवनी नहीं चला सकते, लेकिन हम लिखते हैं क्योंकि वो हमारा दिल कहता है कि लिखें। तो अगर इसको पढ़ना हम बंद नहीं करेंगे, तो अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे, पढ़ के यही कह देंगे हाँ अच्छा लगा, ये लाइन अच्छी लगी, ये दिल को छू गई, तो हम जैसे लोग लिखते रहेंगे। बिल्कुल, और ये हाँ, तो ये सबसे बड़ा बेसिक जरूरी है। बाकी हिंदी को बाजार मिले, हिंदी आगे बढ़े, ये सब बहुत बड़े लेवल के काम है जो मैं और आप शायद ना कर पाए। इसमें छोटा सा हम व्हील ही हैं, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकते कि हिंदी पढ़ें, उसमें हम ये अनादर ना महसूस करें कि मैं हिंदी, जैसे मैं सिंगापुर में हूँ, यहाँ ज्यादातर स्पेशली मर्चेंट नेवी में सब इंग्लिश, बहुत ही इंग्लिशिया प्रोफेशन है। वहां पे प्रोफेशन। कोई बहुत गर्व से ये कहना भी नहीं चाहता कि मैं हिंदी किताब पढ़ता हूँ, मतलब ये बहुत बड़े गर्व की बात नहीं है, इसको लोग अवॉइड करते हैं कहना। बट मैंने सोचा कि इसको क्यों अवॉइड करना है, अगर यही है सच्चाई तो यही है सच्चाई। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लिखूं, बताऊं उनको कि मैं हिंदी में लिखता हूँ। उनके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है कि मैं हिंदी में लिखता हूँ, बट तो मैं वही सोचता हूँ कि हम सब में जिसने भी हिंदी पढ़ी है बचपन में, उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी पढ़े, बच्चों को पढ़ाएं और उसको मरने ना दें कम से कम। बाकी तो बिल्कुल, भाषा अपना ख्याल रख लेगी, बट उसको मरने ना दें। मैं बेशक कह सकता हूँ, क्योंकि फ्लैटरिंग पब्लिकेशन के लिए प्रकाशक के तौर पे किताबें लेके आना, वो भी कविता में, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि कविता लिखते हर कोई है, और वो कविताएं कितने लोगों को छुएंगी, उसके लिए एक एक कविता को पढ़ना पड़ता है। और मैं पर्सनली वाउच कर सकता हूँ एज अ पब्लिशर कि अगर आप एक एक कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे, कविताओं में क्या होता है, शब्द कम होते हैं, भाव ज़्यादा होते हैं। और उन भावों को अगर आपने समझ लिया कि जो लेखक आपसे कहना चाहता है, क्योंकि लेखक आपसे वही कह रहा है जो आप महसूस करते हैं, बस शब्द लेखक के हैं। एक कवि सिर्फ आपके भावों को शब्दों में पिरो रहा है, और इस तरह की जो कविताएं होती हैं जो आपके जीवन के सबसे करीब है, ये बहुत कम लेखक लिख पाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एक जहाजी का दर्द एक जहाजी ही समझ सकता है, पर इन्होंने फिर भी कोशिश की है कि एक आम आदमी को समझाने के लिए कि किस तरह से एक गांव से निकला हुआ लड़का आज प्रवासी हो गया है और अपनी गांव की मिट्टी की पहली बारिश की खुशबू का इंतजार कर रहा है कि वो मुझे सूंघने को कब मिलेगी। तो वो, जब तक विनोद जी वापस इंडिया आते हैं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग ये किताब ऑर्डर करें, किताब के साथ अपनी फोटो रेडी रखें और हमें शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ें, ताकि जब विनोद जी इस बार आए तो हर एक के हाथ में वो किताब दिखे और वो कह सकें कि इस बार जब मैं भारत लौटा हूँ, तो अब ये कविताएं मेरी नहीं हैं, ये आप सबकी हो चुकी हैं। विनोद जी को आप उनके फेसबुक पेज पे, इंडिया पा पेज पे, और इनका यूट्यूब चैनल वीकेंड वाली कविता पे फॉलो कर सकते हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से वीकेंड वाली कविता है, 52 कविताएं हैं, तो 52 हफ्तों का इंतजार तो हमें और करना पड़ेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि विनोद जी फिर एक बार हमारे बीच और बेहतर कविताएं लेके प्रस्तुत हों। और उससे पहले जैसा कि मुझे पता है कि विनोद जी अपने नए उपन्यास पे भी काम कर रहे हैं, तो जो लोग विनोद जी से चाहते हैं, उनका लेखन पढ़ते रहना चाहते हैं, वो विनोद जी को लगातार फॉलो करते रहें और प्रोत्साहन बढ़ाते रहें, और ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें। ये किताब आपको अमेजोन इंडिया पे मिल जाएगी, और जो लोग सिंगापुर में हैं वो पर्सनली विनोद जी से कांटेक्ट करके ये किताबें ले सकते हैं। मैं जानता हूँ ऑलरेडी कई कई लोगों को ये किताबें मिल चुकी है, कविताएं पढ़ी जा रही हैं, अप्रिशिएट किए जा रही हैं, और ये वर्थ इट कलेक्शन बुक है, क्योंकि इस तरह का काम फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन बहुत बेहतर करता ही है कि वो कवर भी अच्छे बनाता है। वो ऐसे बनाता है जो कवर आपको याद दिलाएं कि इन कविताओं में लेखक से ज़्यादा आपका अंश छुपा है। तो जाते जाते विनोद जी, आपका स्टेटमेंट। बस थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा जैन। आई थिंक मेरा पहला फ्लाइट ड्रीम के साथ एक्सपीरियंस है, और यहाँ बहुत से लोग लिखना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि जिस तरह से तुमने काम किया, बहुत पर्सनल एफर्ट डाला। और मैं तो अपनी जॉब में बिजी रहता था, सुबह शाम जब भी टाइम मिलता था तुम बात करके पूछते थे कैसे बनाया जाए, क्या फॉन्ट अलग किए जाए। और ये किताब जब जिसने भी पढ़ा है, मेरे कई मित्र हैं, शांति भाई हैं यहाँ पे, वशिष्ठ जी हैं, जिन्होंने पढ़ा है, सबने बहुत इसको अप्रिशिएट किया है। जिस तरह से तुमने इसको पिरोया है, जो पेपर की क्वालिटी है, या जिस तरह से फॉन्ट चेंज किए हैं तुमने, मतलब बहुत ही तुमने नयापन डाला और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं
वैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि हिंदी इतनी क्लिष्ट रह जाए, क्योंकि अदरवाइज वो नहीं रहेगी, लोग वैसे नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो तुमने बहुत ही इसको अच्छे से बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आई होप कि अ, मेरे एक्सपीरियंस को जानने के बाद सिंगापुर के बहुत से राइटर जो किताब छपवाना चाहते हैं वो तुम तक मुखातिब बिल्कुल, हों। ज़रूर। फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन हमेशा आप सभी लेखकों के साथ रहेगा। और जैसा कि विनोद जी ने बताया कि हमने पोएट्री बुक में एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको किताब खरीदने के बाद ही दिखेगा कि किस तरह से हमने पार्टीशंस किए हैं, किस तरह से हमने कविताओं के उन अंशों को चुना है जो आपके लिए कविताएँ विनोद जी की कविताओं के बारे में अगर मैं बता दूँ, तो ये 4-4 पन्नों तक भी चली जाती हैं, क्योंकि इतना इन्होंने लिखा है। निराला की जब ये तारीफ करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि निराला के लिए ये शब्द कम छोड़ गए। पर उसी तरह से आपको अंदाजा लगेगा कि इस इन कविताओं में शब्द दर शब्द, पन्ने दर पन्ना इतना कुछ है कि ये सिर्फ आपको हमारे कह देने से महसूस कम होगा, बजाय आपके पढ़ने के लिए। फिर भी विनोद जी अपना एक एफर्ट कर रहे हैं, और इसके लिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पेज विनोद जी का आप फॉलो करें, क्योंकि विनोद जी हाइकूज के माध्यम से और छोटे छोटे वीडियो ट्रेलर्स के माध्यम से, ये जो आपने देखा है बुक का ट्रेलर, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हर कविता पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप दोनों ही माध्यम से एक कवि से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनको यूट्यूब में फॉलो करें, शेयर करें, और इनकी जैसा ये इन्होंने कहा है, एक बहुत फिक्स स्केड्यूल है, वीकेंड पे एक ही कविता आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो उस वीकेंड का आप इंतजार कीजिए कि विनोद जी इस बार क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी कि आपने फ्लैटियम को मौका दिया अपनी नई कविता संग्रह प्रकाशित करने के लिए, और बहुत बेहतरीन संग्रह आज आप हमारे बीच है। और उम्मीद करते हैं ऐसे बहुत सारे संग्रह कविताओं के हम प्रकाशित करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि शब्दों का कम होना उनके प्रभाव को कम नहीं करता, वो उतना ही गहरे अंदर उतरते हैं। और बिल्कुल। कहते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वाक्य हैं जो मुझे लगता है पाठक अपने साथ लेके जाएंगे। तो जाते जाते बुक एक बार फिर से पाठकों को दिखा दीजिए, और फिर हम ये लाइव सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद। ये वीकेंड वाली कविता आज आप सबके लिए रेडी है। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप अमेजोन पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करें। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। जिन्होंने भी सुना सबको शुक्रिया। थैंक यू।